इंसान ने अभी तक कई अचीवमेंट्स पाई हैं। हम मून पर जा चुके हैं, हमने अपनी बनाई मशीन्स को कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, वीनस, टाइटन और मार्स पर भेजा है। हमने वैक्सीन्स बनाकर जानलेवा डिजीज़ेस को कम करा है। यहाँ तक कि हमने अपनी पूरी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर बनाया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से। पर अभी तक हम उस मिस्ट्री को ही नहीं सॉल्व कर पाए हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, यानी हमारा दिमाग। अभी तक दुनिया में मिली सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ यही है। हमने पिछले 5 सालों में जितना अपने दिमाग को जाना है उतना हम पिछले 5000 सालों में भी नहीं जान पाए थे। यानी दिमाग को समझने का प्रोसेस स्लो है और इस स्पीड के साथ हम आने वाले डेकेड्स में दिमाग को और भी अच्छे से जान पाएंगे। पर यहाँ पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी अगर हम अपने दिमाग को समझ भी लेते हैं तब भी हमारे में से हर एक इंसान एक दिन मर जाएगा। और इट डजंट मैटर वो कितना इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट या क्रिएटिव है, उसका टाइम और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को हम चाह कर भी नहीं बचा सकते। पर व्हाट इफ साइंस आगे बढ़ती बढ़ती इतनी एडवांस हो जाए कि हम अपना दिमाग एक कंप्यूटर में डाल दें और कभी मरे ही नहीं। माइंड अपलोडिंग का आइडिया कोई नई डिस्कशन नहीं है। लगभग 20 साल पहले साई-फाई मूवी मैट्रिक्स रिलीज हुई थी, जो एक ऐसे फ्यूचर के बारे में थी जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि उनके और ह्यूमंस के बीच एक जंग छिड़ गई। पर जस्ट बिकॉज मशीन्स को काम करते रहने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए थी, उन्होंने ह्यूमन बॉडीज़ को एक बैटरी की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये ह्यूमंस ना तो किसी चीज़ को असल में महसूस कर सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं और ना ही ये पैदा होते हैं, बल्कि ये ह्यूमंस उगाए जाते हैं और इनका दिमाग एक आर्टिफिशियल रियलिटी प्रोग्राम में चल रहा होता है जहाँ पर इनके पास एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती है। पर उन्हें ये सब एकदम असली और नॉर्मल लगता है। इस तरह से सारे इंसान डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और बिना अपनी मर्जी के अपनी एनर्जी से मशीन्स को चालू रखते हैं। ये स्टोरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होगा अगर हम भी अपना दिमाग एक कंप्यूटर में डाल दें और एक वर्चुअल रियलिटी में जीने लगें। हम अभी से ही देख सकते हैं कि कैसे वर्चुअल रियलिटी गेम्स इतनी रियलिस्टिक हो गई हैं और उनको चलाने वाले कंप्यूटर्स इतने पावरफुल। इन गेम्स की दुनिया अलग ही होती है और यहाँ पर जीतना और रूल्स को तोड़ना असली लाइफ के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होता है और तभी ये इतनी टेम्पटिंग होती हैं। हाउएवर, अगर हम इन मशीन्स को अपने दिमाग से कंपेयर करें तो ये उसके आसपास भी नहीं है। आपका कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जैसे विंडोज़, मैकओएस या लिनक्स, जिन्हें प्रोग्रामर्स शुरू से एंड तक लिखते हैं। पर दिमाग इस तरह से काम नहीं करता क्योंकि वो एवोल्यूशन का रिजल्ट है, यानी वो करोड़ों सालों तक अपने हर टाइम बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की एबिलिटी थी जिसने हमारे दिमाग को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे किसी एंसेस्टर के डीएनए में कोई रैंडम चेंज आता जिससे हम ये याद रख पाते कि खाना कहाँ पर है, हम अपने से बड़े जानवरों को कैसे चकमा दे सकते हैं या फिर हम अपनी एनर्जी कैसे बचा सकते हैं, तो उस एंसेस्टर के जिंदा रहने और अपना डीएनए अगली जनरेशन में पास करने के चांसेस उन एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में बढ़ जाते जिनके डीएनए में वो चेंज नहीं था। हमारे दिमाग में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समझ भी नहीं सकते कि वो आई कहाँ से, क्योंकि दिमाग का हर पार्ट और इवन हर न्यूरल कनेक्शन का रीज़न हमारे जेनेटिक पास्ट में काफ़ी डीपली गड़ा हुआ है। ये पार्ट्स मेनली 3 फंक्शनैलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रेप्टिलियन, मैमिलियन और प्राइमेट। और जिस तरह से ये तीनों लेयर्स आपस में बात करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। और अगर आप अपने माइंड को एक कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो आपको इन तीनों लेयर्स, इनमें हर एक न्यूरॉन और उसके सारे कनेक्शंस को सेम टू सेम बनाना पड़ेगा, वरना आपके वर्चुअल सेल्फ की पर्सनैलिटी, उसके डिसीजंस और चॉइसेस आपसे अलग होंगी।
एक रीसेंट कंपनी जिसका नाम है नेक्टोम, वो एक काफ़ी स्ट्रेंज प्रोडक्ट ऑफर करती है जिससे हम अपने दिमाग का एक बैकअप बनवा सकते हैं, पर इसके लिए हमें सुसाइड करनी होगी। लाइक लिटरली नेक्टोम बोलता है कि हमारे दिमाग को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का सिर्फ एक तरीका है, यानी एक जिंदा दिमाग को फ्रीज करके न्यूरोस्टेसिस हासिल करना, और उन्होंने इस टेक्निक को पेटेंट भी करा लिया है। इससे कोई भी इंसान अपने दिमाग को सिर्फ कुछ 100 सालों के लिए ही नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए प्रिजर्व कर सकता है। और जब भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो उसके नर्वस सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर की तरह कंप्यूटर में डाल सके, तब उस इंसान के माइंड को इस लंबी नींद से जगाया जाएगा। पर चांसेस हैं कि उस टाइम हम एक बॉडी के साथ एक ऑपरेटिंग रूम में नहीं बल्कि एक डेटा सर्वर में उठें, अनलेस वो हमारे माइंड को एक रोबोटिक बॉडी के साथ अटैच कर पाएं। पर इस प्रोसीजर में एक ट्विस्ट यही है कि हमें ये होप करना होगा कि हम फाइनली एक दिन वापस आ सकें, और उसके लिए नेक्टोम को हमारा जिंदा दिमाग निकालने के लिए हमें मारना होगा। क्योंकि अगर वो उस टाइम का वेट करें जब हम नेचुरली मरेंगे तो उस प्रोसीजर का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि दिमाग के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे मेमोरी एक्चुअल डेथ पर डैमेज हो सकती हैं। और क्योंकि दिमाग बिना ऑक्सीजन के 4 मिनट तक जिंदा रह सकता है, कस्टमर को डायरेक्ट साइंटिस्ट के बीच में मारना और 4 मिनट के अंदर उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा देना न्यूरोस्टेसिस हासिल करने का अकेला तरीका है। पर ऑब्वियसली ये तरीका ज्यादातर लोगों के लिए इतना डरावना और इलॉजिकल है, जिसकी वजह से इस प्रोसीजर में जाने वाले लोगों की लंबी लिस्ट उन लोगों से भरी हुई है जिनको कोई जानलेवा बीमारी है और वो ऑलरेडी मरने वाले हैं। तो वो बोलते हैं क्यों ना हम अपनी लाइफ को इस होप में खत्म कर दें कि हम एक दिन बिना किसी सफरिंग और दर्द के दोबारा जी पाएंगे। पर अगर हम ये अज्यूम भी कर लें कि माइंड अपलोडिंग एक दिन पॉसिबल होगा, तब भी हमें एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अपने आप से पूछना होगा कि क्या वो अपलोडेड माइंड आप ही होगे? आई मीन, हु आर यू? वो क्या होता है जिसे हम बोलते हैं माई सेल्फ या फिर योर सेल्फ? क्या आप अपनी मेमोरीज हो, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स या फिर अपने थॉट्स? कई रिलीजन्स और इवन फिलोसोफर्स ने इस प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करी है, पर सबसे कंपेलिंग और प्रैक्टिकल आंसर हमें कार्ल युंग के कॉन्सेप्ट्स में मिलता है। युंग साइको एनालिसिस के फादर सिगमंड फ्रॉइड का स्टूडेंट था, पर कई डिफरेंसेस की वजह से वो दोनों अलग हो गए। जहाँ पर फ्रॉइड का मानना था कि हम एक ब्लैंक मेमोरी के साथ पैदा होते हैं और हमारा सेल्फ वो होता है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, वहीं युंग की अंडरस्टैंडिंग इससे थोड़ी ज़्यादा डीप थी। उसके हिसाब से ह्यूमन माइंड के अंदर हमारे एंसेस्टर्स की अनकॉन्शियस मोटिवेशंस और बायोलॉजिकल मेमोरी बची रहती है। यानी एक बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं बल्कि एक नए कंप्यूटर की तरह होता है, जिसमें पुराने कंप्यूटर्स के बेसिक फंक्शंस भी होते हैं और नई चीज़ें स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी। युंग का मानना था कि सेल्फ हमारी साइकी का सेंटर होता है, जिसमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों होते हैं। इसका मतलब हमारी पूरी लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी, डार्क साइड या कॉन्शियस आइडेंटिटी सब चेंज होंगे, पर जो चीज़ सेम रहेगी वो है हमारा सेल्फ। क्योंकि जो कुछ भी अभी हम हैं और जो कुछ भी हम बन सकते हैं वो सब सेल्फ के अंदर ही आता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हमारा सेल्फ हमारी पोटेंशियल है, जिससे हमारी साइकी के बाकी सारे पार्ट्स कनेक्टेड हैं। और ऑल्दो युंग को इस बात के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी करा गया था, पर उसने अपनी बुक साइकोलॉजी एंड रिलीजन में द सेल्फ को द गॉड विद इन अस बोला, और ये भी समझाया कि कैसे ज़्यादातर रिलीजन्स में जिस चीज़ को सोल या फिर आत्मा बोला जाता है वो असल में द सेल्फ ही होता है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे सबसे पहले एंसेस्टर और इवन पूरे यूनिवर्स से जोड़ती है। नाउ अगर हम अपने फिजिकल ब्रेन में इस सेल्फ को ढूंढें तो न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारी आइडेंटिटी ब्रेन के कई पार्ट्स में एक नेटवर्क की तरह फैली होती है। जैसे हमारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी स्टोर्ड होती है हिपोकैम्पस, रेट्रोस्प्लेनियल कॉर्टेक्स, पैरा हिपोकैम्पस और पोस्टीरियर इन्फीरियर पैराइटल लोब में,
पर अगर हम बात करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की या फिर फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचने की, तो वो काम मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है। इसका मतलब अगर हम अपने सेल्फ या अपनी आइडेंटिटी को अपलोड करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम ब्रेन के इन पार्ट्स में से इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएं और उसे एक कंप्यूटर में रिक्रिएट कर पाएं। न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन साइनेप्टिक कनेक्शंस में स्टोर होती है जो न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं, और हमारे दिमाग में तकरीबन 1000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें हर न्यूरॉन एटलीस्ट हज़ारों कनेक्शंस बनाता है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं टोटल खरबों साइनेप्टिक कनेक्शंस की, जिसमें से हर कनेक्शन हमारे लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है। यानी माइंड अपलोडिंग के लिए हमें इन खरबों कनेक्शंस को एकदम एक्यूरेसी के साथ स्कैन करना होगा और उसके बाद इन्हें डिजिटल फॉर्म में दोबारा बनाना होगा। नाउ ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर अभी तक हमने एक भी ह्यूमन ब्रेन को पूरा स्कैन नहीं करा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि साइंस ने इस एरिया में कोई प्रोग्रेस नहीं करी है। दुनिया के अलग अलग कोनों में साइंटिस्ट्स दिमाग को स्कैन और कॉपी करने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं ताकि हम हेल्थ केयर और मेडिसिन इंडस्ट्री के अगले रेवोल्यूशन तक पहुंच पाएं। और तभी ज़्यादातर एकेडमिक्स के हिसाब से दुनिया भर के लोगों का ये एफर्ट हमें हमेशा जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की मिस्ट्री को समझने के लिए है। 2014 में रिसर्चर्स ने एक राउंड वर्म के ब्रेन को स्कैन करके उसकी कॉपी एक रोबोट में लगा दी, और इस कॉपीड ब्रेन के साथ रोबोट बिना किसी प्रोग्रामिंग के फ्रीली मूव करने लग गया। इसके साथ ही ऐसे कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहां पर ब्रेन को रिवर्स इंजीनियर करके लोगों के अंदर नई मेमोरीज डालने की कोशिश करी जा रही है। हाउएवर, अब तक का सबसे बड़ा ब्रेन स्कैनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है सिएटल के एलन इंस्टीट्यूट में, जहां पर उन्होंने एक चूहे के दिमाग के 1 क्यूबिक मिलीमीटर को डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट करा है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब है रेत के एक दाने जितना साइज, जिसमें 1 लाख न्यूरॉन्स और करोड़ों साइनेप्सिस आ जाते हैं। और सिर्फ इतने से पार्ट को स्कैन करने के लिए पहले ब्रेन को 25,000 स्लाइसेस में कट करा गया, जिनकी थिकनेस हमारे एक बाल के 5वें हिस्से जितनी थी, यानी 40 नैनोमीटर्स। इसके बाद उन स्लाइसेस की लाखों पिक्चर्स ली गई और सिर्फ तब रिसर्चर्स समझ पाए थे कि उस चूहे के दिमाग को एग्जैक्टली कैसे डिजिटल बनाना है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि एक इंसान के दिमाग को स्कैन करने और डिजिटल बनाने में कितनी मेहनत, टाइम और पैसा लगेगा। यहाँ तक कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसकी मदद से हम एक ह्यूमन ब्रेन को एक्यूरेटली कैप्चर कर पाएं। इस फील्ड में काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स का मानना है कि ऐसा एक प्रोसीजर काम कर जाएगा और हम एक इंसान की एग्जैक्ट पर्सनैलिटी कंप्यूटर में डाल पाएंगे। पर दूसरे लोग डाउट करते हुए बोलते हैं कि अभी हम कुछ भी श्योरली नहीं बोल सकते कि शायद हम किसी और प्रॉब्लम को तो नहीं भूल रहे। ये डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हम कॉन्वर्सेशन में पॉपुलर फिजिसिस्ट मिचियो काकू की बुक द फ्यूचर ऑफ माइंड की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे टेलीपैथी अब रिसर्चर्स के लिए एक काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट बन गया है। साइंटिस्ट ऑलरेडी एडवांस्ड सेंसर्स को यूज़ करके किसी भी इंसान के दिमाग में से इंडिविजुअल वर्ड, फोटो और इवन थॉट को भी रीड कर सकते हैं। और IBM के लीड साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगले 5 साल के अंदर हम अपने कंप्यूटर से मेंटली बात करने लगेंगे, जिससे हमें माउस या फिर वॉइस कमांड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि जिन अनबिलीवेबल साइकिक एबिलिटीज़ को हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं, जैसे टेलीकिनेसिस, वो भी हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनने के बहुत पास है। और 2012 में हमें इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहला डेमो मिल गया था, जब एक पैरालाइज्ड फीमेल ने अपने दिमाग पर लगी एक छोटी सी चिप की मदद से एक रोबोटिक आर्म को हिलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मिचियो आर्टिफिशियल माइंड की इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल देते हुए IBM कंप्यूटर वॉटसन के बारे में बताता है, जिसने 2011 में पॉपुलर गेम शो जेपर्डी में बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स को हरा दिया और ऐसे एक कंप्यूटर $1 मिलियन का प्राइज जीत गया। IBM ने बताया कि वॉटसन की डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड
500 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, जो कि एक सेकंड में 10 लाख बुक्स पढ़ने के बराबर है, और उसकी रैम 16 टेराबाइट्स है। वॉटसन की इस जीत के बाद काफ़ी सारे लोग बहुत डर गए थे कि फ्यूचर में मशीन्स हमारी दुनिया और हम पर राज करेंगी। पर अगर हम सारी हाइप को हटाकर सिर्फ वॉटसन की कैपेबिलिटीज़ को स्टडी करें तो वो बस एक ऐसी एडवांस्ड मशीन है जो डेटा फाइल्स को ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में करोड़ों गुना तेज़ी से छांट सकती है। पर उसमें कोई सेल्फ अवेयरनेस या फिर कॉमन सेंस नहीं है। यानी हम घुमा फिराकर एक टिपिकल रोबोट पर ही आ जाते हैं जिसमें कंप्यूटर पावर के अलावा कोई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉन्शियसनेस है ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट प्रोसेस में इतने बूम और बस्ट के साइकिल्स की वजह से ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। जैसे 1950s में बनते बेसिक रोबोट्स को देखकर लोग ये सोचने लगे थे कि मैकेनिकल मेड्स और बटलर्स तो बस कुछ सालों के अंदर ही सच्चाई बन जाएंगे, और यही मैसेज 1950s के कार्टून्स जैसे रिच की मदद से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा था। पर 1970s के आते आते लोगों की ये सारी ऑप्टिमिज्म खत्म हो गई, जब उन्हें ये समझ आया कि उनकी ये इतनी एडवांस्ड मशीन्स सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड काम ही कर सकती हैं, जैसे एक इंसान को चेस में हराना और भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पुराने मॉडल्स का फेलियर हमें उनकी एक खामी के बारे में बताता है। यानी साइंटिस्ट ने हमेशा दिमाग को एक ऐसे डिजिटल कंप्यूटर की तरह देखा है जो एक सीपीयू की तरह काम करता है, पर दिमाग की ये अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सिंपलिस्टिक है, क्योंकि अगर हम एक पेंटियम चिप में से सिंगल ट्रांजिस्टर निकाल दें तो कंप्यूटर उसी टाइम क्रैश हो जाएगा। पर दूसरी तरफ अगर हमारा आधा दिमाग निकाल लिया जाता है तब भी हमारा बचा हुआ दिमाग काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। और अभी तक ऐसे कई पेशेंट्स के केसेस हैं जिनके दिमाग के एक हेमिस्फेयर को सर्जरी की मदद से हटाया गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमिस्फेरेक्टमी। इन इनसाइट्स के साथ रिसर्चर्स की दिमाग को समझने की नई अप्रोच एवोल्यूशन को इम्पोर्टेंस देती है और एक होलिस्टिक व्यू रखती है। मिचियो काकू के हिसाब से ये समझने के लिए कि कंप्यूटर्स अभी तक अवेयरनेस हासिल क्यों नहीं कर पाए हैं, हमें उनकी कॉन्शियसनेस के लेवल को समझना होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस के 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 0 पर होते हैं थर्मोस्टैट्स और प्लांट्स, यानी जिन चीज़ों में बस गिने चुने फीडबैक लूप्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर नापना या फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। लेवल 1 पर होते हैं इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, जिनके पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और जो मूव कर सकते हैं। लेवल 2 पर होते हैं वो एनिमल्स जो दुनिया को समझ पाते हैं अपने स्पीशीज़ के एनिमल्स के साथ रिलेशन बनाकर, जैसे चिंपैंजीज। और फाइनली कॉन्शियसनेस लेवल 3 पर होते हैं ह्यूमंस, जो टाइम और सेल्फ अवेयरनेस की मदद से अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात पर अग्री करते हैं कि 20th सेंचुरी के रोबोट्स लेवल 0 पर थे और मॉडर्न रोबोट्स लेवल 1 पर। यानी इवन दो हम अभी भी एक ह्यूमन जैसे कंप्यूटर बनाने और उसमें अपना माइंड अपलोड करने से कुछ डेकेड्स दूर हैं, पर रोबोट्स की ये प्रोग्रेस इम्प्रेसिव भी है और एट द सेम टाइम डरावनी भी। हर नई टेक्नोलॉजी की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शुरू में डाउट करा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों ने वैक्सीन्स, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया को डाउट करा था। पर जैसे जैसे ये चीज़ें कॉमन होती गईं, वैसे वैसे इन चीज़ों को डाउट करने वाले लोग भी हार मानकर इन्हें अपनाने लगे। और अगर हम अपने रोबोट्स के ह्यूमंस को मारने के इस डर को साइड रख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज़ को देखें तो ये रिस्क काफ़ी सेंसिबल साउंड करता है। जैसे हम अपने अपलोडेड माइंड को एक दूर की गैलेक्सी तक भेज सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी और कॉपीज़ बनाकर उस गैलेक्सी को पॉपुलेट करने लगेगा। या फिर अगर हम चाहते हैं कि हम बायोलॉजी या फिर टेक में अपना करियर बनाएं, तो हम सिंपली अपने अपलोडेड माइंड की 2 कॉपीज़ बनाकर उन्हें दोनों फील्ड्स में एक्सेल करने को बोल सकते हैं। यहाँ तक कि हम सबसे इंटेलिजेंट लोगों के माइंड्स के डेटा को आपस में मर्ज करके उससे दुनिया और लाइफ के सबसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स मांग सकते हैं। पर जहाँ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारी लाइफ को आसान बना देंगी, वहीं इसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे
क्या अपलोडेड माइंड उस इंसान के मरने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, या फिर अगर एक अपलोड दूसरे अपलोड को डिलीट कर दे तो क्या वो एक क्राइम माना जाएगा? और अगर फ्यूचर में इंडिया का प्रेसिडेंट मर जाए तो क्या उसका अपलोडेड माइंड प्रेसिडेंसी जैसी पोजीशन को हैंडल कर पाएगा? फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को इन सारे क्वेश्चंस को फेस करना होगा। पर सबसे डरा देने वाला क्वेश्चन तो ये है कि क्या तब हमारे डिजिटल माइंड को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई वायरस भी होगा, या फिर तब क्या होगा जब हमारे अपलोडेड माइंड को हैक कर लिया जाएगा?